फाइनली जिस चीज़ का बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार था यानी बजट, वो बजट 2025 का आ चुका है। आज हम यही देखने वाले हैं कि आखिर 2025 के बजट में आम पब्लिक के लिए, हमारे और आप जैसे लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए और उसके बाद कॉरपोरेट के लिए और हमारे देश के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो ख़ास है। अच्छा, एक बहुत बड़ी मिस्टेक लोगों से हो रही है और लोग बहुत कम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ मार्केट आपको मौका देगा या नहीं देगा, उसके बाद FIIs अब इंडियन स्टॉक मार्केट में आएंगे या नहीं आएंगे, इन तमाम तर मुद्दों पर भाई साहब आज डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो यकीनन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और पहले एक बात मैं आपको कह देता हूं कि ऐसा है, अगर आपके पास समय न हो या फिर चलते फिरते आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें। बिल्कुल बहुत ही इत्मीनान के साथ आप देखें और यकीन माने ये वीडियो आपको देखने के बाद बहुत सारी बातें बजट को लेकर जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि वीडियो की लेंथ को मत देखिएगा कि 10, 12, 13 मिनट की वीडियो है तो इसमें क्या कहा गया होगा, नहीं, इसमें हम डिटेल्स मुद्दों पर ही सिर्फ बात करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, आपको पता होगा कि भाई कुछ दिन पहले 26 जनवरी के बाद ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि आज के डेट में हमारे देश के अंदर जो 2 मेजर प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने ज़रूरी है। और सबसे पहला है कंजप्शन और दूसरा क्या है, टैक्स। समझ रहे हैं, इस बात को हम यहीं पर रोकते हैं। अब हम समझते हैं कि भाई बजट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो है इंपॉर्टेंट वो ये है कि भाई बजट 2025 के बजट में 12 लाख की ईयरली कमाई पर आपको बिल्कुल टैक्स ज़ीरो हो गया है। मतलब टैक्स स्लैब है, ऐसा नहीं कि टैक्स स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है, टैक्स स्लैब है ही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको टैक्स लगेगा नहीं, वो आपको अपने पॉकेट से देना नहीं है। समझ रहे ना, एक तरह कहते हैं ना कि दीजिए और फिर वापस कर देगा, वही वाली बात यहाँ पर भी हो गई। समझ रहे ना, तो टैक्स स्लैब जैसा है वो तो है ही है, समझ रहे हैं, लेकिन आपको लगना नहीं है। मतलब आप साल का 12 लाख रुपये कमा रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए, अब पहले क्या बातें हो रही थी, 10 लाख रुपए की बातें हो रही थी कि 10 लाख रुपए, पहले तो 15 लाख का भी आया था, 15-16 लाख रुपए की कमाई, ईयरली कमाई पर टैक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर 10 की बातें कर रहे थे बहुत सारे एक्सपर्ट लोग, लेकिन यहाँ पर 12 लाख रुपये की बात हो गई है। समझ रहे हैं ना, तो अब इससे 2 फायदा हुआ, इसको समझिए। कितना फ़ायदा हुआ, इससे 2 फ़ायदा हुआ। सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि भाई ये टैक्स के पैसे जो अब बचेंगे, आम लोगों के पॉकेट में जो ये पैसे बचेंगे वो आएगा मार्केट के अंदर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। स्टॉक मार्केट के अंदर आना ही है उसको, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, यानी तो मार्केट में वो खर्च करेंगे। यही तो में से कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट के अंदर वो पैसे आता है फिर भी इंडियन स्टॉक मार्केट को फ़ायदा पहुँचेगा और इससे GDP ग्रोथ में बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। बात आपको समझ में आ रही है। और दूसरी बात यह है, अगर कोई बंदा ऐसा है जो भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है ना, उनको लगता है कि नहीं भाई हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम अपने शौक़ को पूरे करेंगे या फिर अपनी ज़रूरत के सामान खरीदेंगे, फिर भी इससे क्या होगा, इससे कंजप्शन बढ़ेगा और कंजप्शन बढ़ने की वजह से GDP को फ़ायदा पहुंचेगा। कंजप्शन बढ़े फिर भी GDP को फ़ायदा, स्टॉक मार्केट के अंदर आए फिर भी GDP को फ़ायदा है। ओवरऑल जो है स्टॉक मार्केट के अंदर आए ना आए, कहीं पर भी खर्च करें, इंडियन स्टॉक मार्केट में आए ना आए, इंडिया को तो फ़ायदा होने ही वाला है। इंडियन मार्केट को, इंडियन GDP को, इंडियन ग्रोथ को तो यहाँ पर फ़ायदा मिलने ही वाला है। और मैंने कुछ दिन पहले यही कहा था कि भाई 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कंजप्शन का बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। कंजप्शन का मतलब ख़रीदना, समझ रहे हैं ना, ख़रीदारी इंडिया के अंदर बहुत बढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया को, जैसे आपको चाइना को ले लीजिए, चाइना का बहुत सारा रेवेन्यू आता है, कहाँ से पता है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर से, प्रोडक्शन से। क्योंकि चाइना के अंदर जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन के ख़ास तौर से मैं बात करूं तो चाइना, आप देखते हैं ना, चाइनीज़ मोबाइल, चाइनीज़ सिम, चाइनीज़ सिम नहीं होती है, लेकिन मैं कह रहा हूं मतलब चाइनीज़ हर चीज़, मैक्सिमम चाइनीज़ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है मार्केट के अंदर। और हमारे इंडिया के अंदर भी चाइनीज़ प्रोडक्ट धड़ल्ले से चल रहा है। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कहाँ पर करते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर करते हैं, और उसके बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और उसकी GDP का जो ग्रोथ है उसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्प मिलता है वो मिलता है प्रोडक्शन से। और हमारे यहाँ क्या है,
है, हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा हेल्प मिलता है इंडिया की जीडीपी को, वो मिलता है कंजप्शन से। तो हमारे देश में कंजप्शन का बढ़ना ज़रूरी था, और इससे अगर टैक्स में कुछ छूट मिल गया है तो ऑफ कोर्स इससे कंजप्शन बढ़ेगा, लोग ख़रीदारी करेंगे। जब उनके पॉकेट में पैसे होंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे या ख़रीदारी करेंगे, दोनों कहीं पर भी कुछ भी करें, दोनों में से ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये बात मैंने कहा हुआ था, और इसको मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने भी कहा था कि सरकार को दो चीज़ें करनी चाहिए, जिसको मैं बता चुका हूँ। लगभग 26 जनवरी के आसपास, एक दिन पहले या दूसरे दिन ऐसा कुछ वीडियो बनाया था, वो वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था। और वही दोनों टैक्स में कुछ कमी या ज़्यादा फेर बदलाव करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि भाई उनको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आम आदमी के पॉकेट में पैसे बचने चाहिए, कंजप्शन बढ़ने चाहिए, ऐसा कुछ काम करना चाहिए। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने और निर्मला सीतारमण जी ने ऐसा काम किया है, तो यकीनन भाई अप्रिसिएशन तो बढ़ता है उनके लिए। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, जैसे कि ईमेल पे बजाबते इस चीज़ को पूछा गया कि सर ऐसा है कि 12 लाख रुपए का जो ज़ीरो टैक्स हो गया है, तो अब तो ऐसा होगा कि भाई गवर्नमेंट कर्जे में आएगी ना, गवर्नमेंट को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ ना। तो इसको क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट फिस्कल डिफिसिट में आ गया। मान कर चलिए इससे गवर्नमेंट की कमाई होती थी, समझ रहे ना, जो कमाई अब नहीं होगी, मान कर चलिए कमाई अब नहीं होगी। तो ये कहा गया है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा ईयरली तौर पे सरकार को, समझ रहे हैं। जो टैक्स के ज़रिए सरकार कमाती थी, अब सरकार नहीं कमा पाएगी। कितना पैसा? लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का फिस्कल डिफिसिट आएगा, यानी ये सरकार को नुकसान होगा। तो देखिए इस बात को समझिए, सबसे पहले सरकार का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक चीज़ आप कभी भी समझिए, गवर्नमेंट अगर कोई भी रूल तैयार करती है ना, तो बहुत सोच समझ कर तैयार करती है और अपना रास्ता तो पहले साफ रखती है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको लगता है, हमारे को लगता है कि भाई अब ऐसा है कि गवर्नमेंट की कमाई थोड़ी सी तो मर गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सोचिए कि टैक्स स्लैब में कमी की गई है, कैपिटल गेन टैक्स में कमी नहीं की गई है, बिजनेस गेन टैक्स में कमी नहीं की गई है, जीएसटी में कमी नहीं की गई है। और इसको अगर आप पढ़ेंगे, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो आपको बाज़ाब्ता मिलेगा। जीएसटी का वहाँ पर कई जगहों पे जिक्र भी आया है, जीएसटी को कई जगह पे लोगों ने मेंशन भी किया है कि भाई जीएसटी में कमी नहीं हुई है ना। और सरकार खुद कहती है कि हमने टैक्स स्लैब को कम कर दिया है, जिससे हमारा ये नुकसान आएगा लगभग, लेकिन हम इसको कहाँ से रिकवर करेंगे? यहाँ से रिकवर करेंगे, मतलब जीएसटी से रिकवर करेंगे, एसटीटी से रिकवर करेंगे, इन जगहों से रिकवर हो जाएगा। एसटीटी से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना प्रॉफिट आता है सरकार को? सिर्फ आपको मालूम है 38 लाख करोड़ रुपए का अनुमान था 2024 के अंदर, लेकिन आया कितना? आया है 50 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू। और अगली बार मतलब 2026 के बारे में गवर्नमेंट ने कह भी दिया है कि भाई ऐसा है कि 2026 के अंदर लगभग 78,000 पहुंच जाएगा। 78,000 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। इतना एसटीटी से, एसटीटी क्या होता है पता है आपको? ये कौन से चार्ज होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर? जो लोग ट्रेड वगैरह करते हैं ना, उनको बहुत ही अच्छे से मालूम होगा कि आखिर ये एसटीटी होते क्या है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ा मुद्दा, हम जो यहाँ पर वीडियो में बात करते हैं या चैनल पे जो भी वीडियोस वगैरह आती है जिसमें हम डिस्कस किए होते हैं जिस भी मैटर को लेकर, तो वहाँ पर किसी का पक्ष लेना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं होता है। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो हमारे ऑडियंस और अपने व्यूवर्स तक पहुँचाना मकसद होता है। यहाँ तक गवर्नमेंट ने अच्छा किया तो हम इसको अच्छा ज़रूर कहेंगे, लेकिन अब इन अच्छाइयों के चक्कर में लोग इतना ज़्यादा घुल मिल गए हुए हैं, इतना ज़्यादा इस पे पर्दा पड़ गया हुआ है कि मतलब उनको अब बुराई नज़र आ ही नहीं रही है। इस बजट के अंदर जो कमी है, उस कमी के ऊपर किसी की नज़र ही नहीं है, क्योंकि टैक्स में कमी का हो जाना ये इतना बड़ा पर्दा बन गया है कि सारी बुराई ढक गई हुई है। आपको मैं बताऊं कि इस बजट से सबसे बड़ा झटका किन सेक्टर्स को लगा है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा खासा बजट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे बड़ा झटका तो इंडियन रेलवे को मिला है। रेलवे को सिर्फ 2.52 लाख करोड़ का बजट मिला है। 2.52 लाख करोड़ का बजट मिला है, जो कि बहुत ही कम है इंडियन रेलवे के लिए।
2024 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, इस बात को आप समझिए ज़रा। उसके बाद एनर्जी को अगर बात करें तो एनर्जी को भी नहीं मिला है। उसके बाद डिफेंस को बात करें तो डिफेंस को भी बहुत अच्छा बजट मिलना चाहिए था, और जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी नहीं हो पाई है। पहले 2024 की अगर हम बात करें तो जिसमें फाइनल बजट आया था 2024 के अंदर, उसमें डिफेंस को 6.81 करोड़ का बजट मिला था, लेकिन अभी वहां से इंक्रीमेंट होकर 9% का बजट दिया गया है। 9% का बजट कर दिया गया है, समझ रहे ना। लेकिन अभी भी ये काफ़ी नहीं है, डिफेंस को और भी ज़्यादा बजट मिलना चाहिए था। अभी जब इसको डिटेल्स में आपको लगता है कि डिफेंस को बहुत बजट मिल गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसको भी मतलब डिवाइड किया जाता है, तो उसमें से कितना परसेंट है जो सैलरी में चला जाएगा, डिफेंस में जो लोग काम करते हैं, जो स्टाफ वगैरह है, या फिर जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके पेंशन वगैरह में चला जाएगा, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी में चला जाएगा। हमारे पास जो सामान खरीदारी के जो पैसे हैं ना, वो बहुत कम हैं, वो बहुत कम है, समझ रहे हैं ना। वो अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल्स में डिफेंस के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। या फिर टैक्स स्लैब को अगर अभी आपको समझ में नहीं आया कि भाई जब टैक्स स्लैब है ही है तो फिर 10 लाख का छूट कैसे मिल गया, ये ज़ीरो कैसे हो गया, ये दोनों मैटर के ऊपर अगर आपको बातें क्लियर ना हुई हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से एक वीडियो लेकर दूंगा आपको। उसके बाद एनर्जी की बात की जाए, ईवी की बात की जाए, इन सारी जगहों पे आपको देखेंगे तो भाई बहुत बुरा हाल है। इसीलिए रेलवे के शेयर्स को कल देखेंगे ना तो कल अच्छी खासी गिरावट हो गई है रेलवे के शेयर्स में। डिफेंस के शेयर्स को देख लीजिए, रेलवे को देख लीजिए, उसके अलावा और भी बहुत सारे शेयर्स हैं। उसके बाद FMCG वगैरह देखें तो ये अच्छा खासा मतलब मूव किया है, मतलब पॉजिटिविटी दिखलाई है इस तरह के जो शेयर्स है। रीज़न क्या है, कंजप्शन बढ़ेगा, ख़रीदारी बढ़ेगी तो FMCG को फ़ायदा पहुँचेगा, समझ रहे हैं ना। ऑफकोर्स FMCG को फ़ायदा पहुँचेगा। तो फाइनली टैक्स में छूट मिलने की वजह से लोग इतने ज़्यादा भूल गए हैं इन चीज़ों को कि उनको समझ में नहीं आता है कि भाई बजट के अंदर कुछ खराबी भी हुई है। जहाँ पर अच्छा था हमने अच्छा कहा, जहाँ पे गलत है हमने गलत कहा है। अब बात आती है कि FIIs आएंगे या नहीं आएंगे, तो बिल्कुल FIIs देखिए कॉन्फिडेंटली अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि बस अगले महीने ही आ जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीज़न हैं जो धीरे धीरे क्लियर होंगे। उसके बाद FIIs की एंट्री इंडिया के अंदर होनी शुरू हो जाएगी, वो लोग निवेश करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब इतनी जल्दी भी निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें बिगड़ी हुई है उसको सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस बात को आप समझिए। उसके बाद मार्केट, अभी मौका की बात है कि मार्केट के अंदर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऑफकोर्स मार्केट के अंदर अभी कई ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अभी आपको मौके मिलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस बात को आप याद रखिए, पैसे है तो बिल्कुल पैसे तैयार रखिए, मार्केट के अंदर आपको मौका ज़रूर मिलेगा जहां पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जैसा पहले बुरी तरह से गिरावट हो रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि अब उस हिसाब किताब की गिरावट न हो, समझ रहे हैं ना। अब उतनी गिरावट ना हो और उतना फास्ट गिरावट और उतनी भारी वाली गिरावट ना हो, लेकिन गिरावट अभी भी थोड़ी बहुत करके होगी ही होगी। तो फाइनली ये सारी जानकारी थी जो कि हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और किसी भी बात को लेकर अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मेल पे या नहीं तो इंस्टाग्राम पे या नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। ऑफकोर्स हो सके तो मैं उसका रिप्लाई तो करूँगा ही करूँगा, या नहीं तो अगर देखूँगा कि रिप्लाई के ज़रिए क्लियर नहीं होने वाला है तो ऑफकोर्स मैं वीडियो भी लेकर आ सकता हूं। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।